नमस्ते। आज हम दक्षिण भारत के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर की बात करने जा रहे हैं, संगम युग। ये एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो उसके शानदार साहित्य की बदौलत ही है। तो सवाल ये उठता है कि हम उस समय की कहानी को आज कैसे समझ सकते हैं। सोचिए, जब पुरातत्व के सबूत बहुत ज्यादा न हो तो एक पूरी की पूरी सभ्यता के जीवन को, उनके विचारों और उनकी दुनिया को फिर से जिंदा कैसे किया जा सकता है? इसका जवाब है, हम उनके कवियों की आवाज सुनते हैं। इस युग के बारे में हमारी लगभग सारी समझ उस दौर में लिखी गई तमिल कविताओं के विशाल खजाने से ही आती है। सच कहूं तो ये कविताएं ही हमारी टाइम मशीन है। तो ये असाधारण साहित्यिक परंपरा आखिर आई कहाँ से? इसकी नींव रखी गई थी संगम में, जो कि एक बहुत ही महान साहित्यिक सभा हुआ करती थी। तो संगम का मतलब था कवियों की एक सभा, एक तरह का कॉलेज जो मदुरई के पांड्य राजाओं के संरक्षण में चलता था। ये कोई आम सभा नहीं थी, बल्कि कवियों के लिए एक औपचारिक, एक रॉयल सपोर्टेड संस्था थी जहां साहित्य को परखा और संजोया जाता था। अच्छा, परंपरा के अनुसार 3 संगम हुए थे। कहते हैं कि पहले संगम में तो देवता और महान ऋषि शामिल हुए थे, लेकिन अफसोस उसका कोई भी काम आज मौजूद नहीं है। दूसरे संगम का सिर्फ एक व्याकरण ग्रंथ तोलकप्पियम बचा है, और जो भी कविताएं आज हम पढ़ते हैं वो सब तीसरे संगम की देन है। और ये साहित्य कितना विशाल था, इसका अंदाजा लगाइए। आज हमारे पास कुल 2381 कविताएं मौजूद हैं। और देखिए, इन्हें लिखने वाले थे 473 कवि। और इसमें भी जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इन कवियों में 30 महिलाएं भी शामिल थीं। मतलब ये उस जमाने में लिटरेरी पार्टिसिपेशन का एक बहुत बड़ा सबूत है। चलिए अब जरा देखते हैं कि इन कविताओं में लिखा क्या जाता था। संगम साहित्य मोटे तौर पर 2 विषयों पर ही केंद्रित है, प्यार और जंग। संगम कविता को 2 हिस्सों में बांटा गया है, अगम और पुरम। अगम का मतलब है अंदरूनी, यानी प्यार, दिल के मामले, निजी रिश्ते, और वहीं पुरम का मतलब है बाहरी, जिसमें युद्ध, वीरता और समाज से जुड़े मुद्दे शामिल थे। इन कविताओं ने जैसे इंसानी जिंदगी के हर पहलू को छू लिया था। ये जो कोट है, ये पुरम कविताओं के मिजाज को बहुत अच्छे से बताता है। इनमें नायकों की बहादुरी के किस्से हैं, जबरदस्त लड़ाइयों का जिक्र है, मतलब उस समय के समाज का एक बहुत ही जोशीला चित्रण है। चलिए अब साहित्य से थोड़ा हटकर उस दौर की राजनीतिक ताकतों की बात करते हैं, जो इन कवियों के विषय भी थे और उनके संरक्षक भी। जरा इस नक्शे को देखिए। ये प्राचीन तमिलकम का इलाका है, जो उस वक्त 3 बड़ी शक्तियों के बीच बटा हुआ था, चोल, चेर और पांड्य। संगम युग की पूरी राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती थी। हर राजवंश की अपनी एक अलग पहचान थी। चोलों को उनके बाघ के प्रतीक और पुहार की राजधानी से जाना जाता था। चेरों का प्रतीक था धनुष और बाण, और उनकी राजधानी थी वंजी। और पांड्यों का प्रतीक थी मछली और राजधानी मदुरै, वही शहर जो संगम सभाओं का केंद्र था। तो चलिए अब देखते हैं कि उन कविताओं में समाज, शासन और रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे दिखाया गया है। संगम ग्रंथ समाज को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में दिखाते हैं, व्यरंतोक यानी ऊंचे कुल के लोग, और इलिप्रापलार यानी निचले कुल के लोग। हाँ, तोलकाप्पियम जैसे व्याकरण ग्रंथ में 4 जातियों वाली व्यवस्था का भी जिक्र मिलता है, ब्राह्मण, राजा, व्यापारी और किसान, जो शायद उस दौर में धीरे धीरे विकसित हुई होगी। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। संगम ग्रंथों से पता चलता है कि उस समाज में प्रेम विवाह की इजाज़त थी, यानी लोगों को अपना जीवन साथी चुनने की आज़ादी थी, जो उस दौर के हिसाब से काफ़ी प्रगतिशील बात थी। राजा अकेले शासन नहीं करते थे, उनके पास एक पूरी प्रशासनिक व्यवस्था थी। उन्हें सलाह देने के लिए 2 काउंसिल्स थीं, एक एम्पेरकुलू या महान 5, जिसमें मंत्री और सेना प्रमुख जैसे लोग होते थे, और दूसरी एनपेरायम या महान 8, जिसमें कोषाध्यक्ष से लेकर महल के रक्षक तक शामिल थे। ये एक बहुत ही संगठित शासन व्यवस्था को दिखाता है। लेकिन संगम युग की दुनिया सिर्फ अपने इलाके तक सीमित नहीं थी। इसकी विरासत तो समंदर पार तक फैली हुई थी, और वो भी व्यापार के जरिए। संगम काल के ये राज्य अंदर से तो मजबूत थे ही, लेकिन उनकी नजरें समंदर पार भी थीं। उन्होंने हजारों मील दूर बसे एक बहुत बड़े साम्राज्य के साथ मजबूत व्यापारिक रिश्ते बनाए।
और जानते हैं वो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन था? रोमन एम्पायर। जी हाँ, रोमन साम्राज्य। ये बात मतलब आज भी सोचने में कितनी हैरान करने वाली लगती है कि प्राचीन दक्षिण भारत और रोम के बीच इतने गहरे कमर्शियल टाइज थे। ये उस जमाने की ग्लोबल इकोनॉमी का क्या नज़ारा दिखाता है। और इस व्यापार के कई पक्के सबूत भी हैं। दक्षिण भारत में रोमन सम्राट ऑगस्टस के ज़माने के ढेर सारे सिक्के मिले हैं। यहाँ से कपड़े, मसाले, मोती जैसी चीज़ें रोम भेजी जाती थी। और तो और एक पांड्य राजा ने तो ऑगस्टस के दरबार में अपना एक दूत भी भेजा था। ये सब उस दौर के मजबूत ग्लोबल कनेक्शंस को दिखाता है। और ये जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो एक बहुत मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था पर टिका था। कपड़ा, हथियार और जहाज बनाने जैसे उद्योग यहाँ खूब फल फूल रहे थे। तो घूम फिरकर हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। संगम युग की पूरी कहानी असल में उसके कवियों की जुबानी है। साहित्य ने ही इस खोई हुई दुनिया को आज हमारे लिए जिंदा रखा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे इतिहास की न जाने और कितनी ऐसी कहानियां हैं जो पुरानी किताबों और ग्रंथों में बस हमारे पढ़े जाने का इंतजार कर रही हैं।